ओके जी स्टार्ट करते हैं एनोवा के लेक्चर से। एनोवा हमने तब यूज करना होता है जब हमारे पास एक वेरिएबल हो जिसको आप आईवी कहें, जो कैटेगोरिकल हो। ये इंडिपेंडेंट सैंपल एनोवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं करवा रही हूँ। मैं अब रिपीटेड मैं ये एनोवा के हिसाब से नहीं करा रही क्योंकि एग्जाम्पल साथ साथ कराऊंगी तो आपको ये क्लियर होएगा। सो जो आज का लेक्चर है वो प्योरली इंडिपेंडेंट सैंपल एनोवा के हिसाब से होगा। उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसी वेरिएबल को एक्सप्लेन किया होगा। सो इंडिपेंडेंट सैंपल एनोवा हमने तब लगाना होता है जब हमारे पास एक आईवी कैटेगोरिकल हो जिसकी कम से कम हमारे पास तीन कैटेगरीज हो। ये प्रैक्टिकल वाला कह रही हूँ। बाय डेफिनेशन जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कैटेगरीज हो किसी वेरिएबल की तो हम उसके ऊपर एनोवा अप्लाई करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हमारे पास तीन कैटेगरीज हो किसी एक वेरिएबल आईवी की तो हम उसके ऊपर नोवा अप्लाई करते हैं। सो एक आईवी होगा, एक डीवी होगा। जो हमारा आईवी होगा उसकी तीन लेवल्स या तीन कंडीशंस होंगी, या चार होंगी या पांच होंगी। तो उस वक्त हम इनोवा लगाएंगे और जो हमारा डीवी होगा वो कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा। आप जनरली अपने डेमोग्राफिक वेरिएबल में से कोई सा भी एक ऐसा वेरिएबल जिसकी कैटेगरीज बनी हो, वो तीन चार या पांच हो, उसके ऊपर इनोवा एनालिसिस रन कर सकते हैं और आप रन करके अपने थीसिस में भी इसको ऐड कर सकते हैं। इनोवा जो है इसका नाम जो एब्रीविएट किया गया है ये एनालिसिस ऑफ वेरियंस है। इसका नाम एनालिसिस ऑफ वेरियंस इसलिए है कि हम कंपेयर द ग्रुप मीन्स को करते हैं। यानी हम कहते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, जो कि मैं आपको एग्जांपल के साथ लेकर चलती हूँ कि हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल एज हमारा आईवी है जिसके तीन ग्रुप्स हैं। आईवी हमारा अगेन एज है, तीन लेवल्स हैं हमारे पास एज के, छोटे बच्चे, मिडिल एज के बच्चे और ओल्ड। तो तीन तरह के लोग हैं। हमने देखना है कि क्या तीनों का लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म सेम है या नहीं है। तो अगर मैं सोचूं तो ये कैसे होएगा कि क्या जो छोटे लोगों की ऑप्टिमिज्म है वो ओल्डर एज के लोगों की ऑप्टिमिज्म के बराबर है या नहीं है। एक इसका सब हाइपोथेसिस ये हुआ। एक ये हुआ कि क्या छोटे बच्चों की जो ऑप्टिमिज्म है वो मिडिल एज के लोगों के बराबर है या नहीं है। और एक इसका हाइपोथेसिस है कि जो मिडिल एज के लोग हैं वो ऑप्टिमिज्म में बुरे लोगों के बराबर हैं या नहीं है। अब हम इतने सारे हाइपोथेसिस नहीं बनाते। हम जब इनोवा रन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये तीन ग्रुप्स हैं और किसी दो ग्रुप्स के दरमियान में मीन डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसको अगर हमने टेस्ट करना हो तो हमारे पास जो ऑप्शन बचेगी वो है इंडिपेंडेंट सैंपल इनोवा की। इंडिपेंडेंट सैंपल की ही बात करनी है, इसलिए मैं सिर्फ उसी की एग्जांपल को लेकर चल रही हूँ। एक आईवी होता है, एक डीवी होता है। आईवी कैटेगोरिकल होता है जिसकी कम से कम हमारे पास तीन कैटेगरीज होंगी तो हम इनोवा रन करेंगे और हमारा डीवी जो है वो कॉन्टिन्यूस होएगा। अच्छा जी, इनोवा होता क्या है? इनोवा को एफ रेशो भी कहते हैं, यानी जो वैल्यू इनोवा की आती है इसको एफ रेशो कहते हैं। एफ रेशो क्या है? बिटवीन ग्रुप का मतलब है ए बी सी, यानी कि यंग, ओल्ड और मिडिल एज। ये तीनों ग्रुप्स के दरमियान जो वेरियंस है, वेरियंस क्या है? स्प्रेड ऑफ डेटा। जो ए बी सी के दरमियान स्प्रेड ऑफ डेटा है वो एक ग्रुप के इंटरनल वेरिएंस से ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि एफ रेशो का मतलब ये है। एफ रेशो का मतलब यानी कि हाई जो वैल्यू आई है एस्टिमेट की, जैसे आपको रिलेशन की हाई वैल्यू का मतलब है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो जितना एफ रेशो बड़ी होगी इसका मतलब ये है कि जो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस है वो विद इन ग्रुप वेरिएंस से बड़ी है। और यही हमारी डिजायर्ड होती है कि बिटवीन ग्रुप की जो वेरिएंस है वो विद इन ग्रुप वेरिएंस से ज्यादा है। बहरहाल रेशियो क्या होती है? रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन दो वेरिएंसेस, एक बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और दूसरा है विद इन ग्रुप वेरिएंस। तो इसको जरा बेहतर डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है कि एफ रेशियो जो है वो कंपैरिजन है बिटवीन द वेरिएंस ऑफ बिटवीन ग्रुप एंड वेरिएंस ऑफ विद इन ग्रुप। वेरिएंस कह ले, वेरिएबिलिटी कह ले, जो भी कह ले। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? बिटवीन ग्रुप की जो वेरिएंस होती है, वेरिएंस वही वाली है जो आपने स्टैंड एविएशन और वेरिएंस वगैरह की हुई है। वेरिएंस जो बिटवीन ग्रुप की है उसको आप डिवाइड करते हैं विद इन ग्रुप की वेरिएंस के साथ। और जितनी एफ रेशो बड़ी होगी उसका मतलब ये है कि बिटवीन ग्रुप की वेरिएंस बड़ी है विद इन ग्रुप के की निस्बत। जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो इसका नल हाइपोथेसिस ऐसे बनेगा: मीन ऑफ
young adults is equal to mean of middle aged people is equal to mean of old people. रिसर्च हाइपोथेसिस यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का वो क्या होएगा, एटलीस्ट मीन ऑफ वन ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं छोटे बच्चों की जो मीन है वो बड़े दोनों की निस्बत फर्क होगी, या मैं कहती हूँ कि जो छोटे जितना यंग होएगा उतना ज्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया से इतनी ज्यादा उससे पैसिविज्म मिली नहीं है, धोखे उतने मिले नहीं है जितने बड़े लोगों को मिल गए होते हैं। सो मैं यहाँ पे ये भी ये एक हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस ये बना सकती हूँ कि जो यंग एडल्ट्स होते हैं, young adults will likely to be significantly more optimistic as compared to middle aged and old aged people। ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस होएगा इनोवा का, जिसमें एक ग्रुप को मैं कह रही हूँ बाकी दोनों से फर्क होएगा, या सीधा सीधा जैसे ये लिखा हुआ है कि कोई एटलीस्ट मीन ऑफ वन ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। पोस्ट हॉक मैंने आपको बताया कि जो हम रिसर्च हाइपोथेसिस बना के इसको टेस्ट करते हैं तो हमारे पास इनोवा की एक वैल्यू आ जाती है जो सिर्फ यही बताती है कि एटलीस्ट एक मीन फर्क है बाकी बाकी दो ग्रुप्स की मीन्स के साथ, लेकिन वो बताती नहीं है कि वो कौन सा ग्रुप है जो डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। यानी आपको इनोवा सिग्निफिकेंट मिलता है तो आपको पता नहीं चलता कि यंग एडल्ट्स फर्क है मिडिल एज एडल्ट से, या फिर मिडिल एजेड लोग जो है वो फर्क है ओल्ड एजेड लोगों से। सो कौन से लोग आपस में बहुत ज्यादा फर्क है, ये एक्सप्लेनेशन इनोवा की वैल्यू से नहीं मिलेगी। वो सिर्फ ये बताएगा कि ये तीनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप जो है वो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक ग्रुप, और एटमोस्ट का मतलब है कि सारे ग्रुप्स ही एक दूसरे से फर्क हो सकते हैं। लेकिन वो ये इंडिकेट नहीं कर रहा एक ग्रुप फर्क है, दो ग्रुप फर्क है, सारे ग्रुप फर्क है, बस वो ये सिर्फ ये बता रहा है कि फर्क कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो एनोवा से जब हमें पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं फर्क है, तो फर्दर प्रोबिंग के लिए, फर्दर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक मेन्यू होता है टेस्ट का। वो मेन्यू हम चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल साइज ऑफ ओवर ग्रुप्स। जो हमारे पास डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल है जहां पर यंग एडल्ट्स, ओल्ड एडल्ट्स और मिडिल एज एडल्ट्स जो है इनका सैंपल साइज, यानी कितने छोटे बच्चे थे, कितने मिडिल एज बच्चे थे और कितने बड़े बच्चे थे, इस सैंपल साइज की बुनियाद पर हम पोस्ट हॉक चूज करते हैं। और वो पोस्ट हॉक हमें बताता है कि कौन से दो लोग, कौन से दो ग्रुप्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट हैं। क्या कोई एक ग्रुप है या सारे ग्रुप भी एक दूसरे के साथ डिफरेंट हैं, ये हमें सिर्फ पोस्ट हॉक बता सकता है, इनोवा नहीं बता सकता। सर जी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है जिसका मैंने आपको डेटा भी शेयर किया है। उसका रिसर्च क्वेश्चन कैसे होगा, इज देयर एनी डिफरेंस इन ऑप्टिमिज्म स्कोर्स फॉर यंग, मिडिल एंड ओल्ड पार्टिसिपेंट्स। तीन एज ग्रुप है, आईवी जो है हमारा एज का है, जिसके ग्रुप तीन लेवल्स या तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट इज यंग, द अदर इज मिडिल एंड द ओल्ड पार्टिसिपेंट्स। आपका डीवी जो है वो ऑप्टिमिज्म है, जो कि कॉन्टिन्यूस स्कोर है। वन वे एनोवा बताएगा आपको कि ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये डीवी के ऊपर डिफरेंट हैं या नहीं है। और पोस्ट हॉक आपको बताएगा कि कौन से दो ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट है, कौन से पर्टिकुलर पेयर की फॉर्म में ग्रुप्स को हम कंपेयर करेंगे और हमें पता लगेगा कि कौन से दो ग्रुप्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट है। आखिरी लाइन फिलहाल इग्नोर करें, आगे जाके मैं ये जरूर आपको समझाऊंगी। assumptions क्या होती है, वो कंडीशंस जब हम किसी टेस्ट को कंडक्ट करने लगते हैं तो वो शर्तें जिनको पूरा करना लाजमी होता है, अदरवाइज हम ये टेस्ट रन नहीं कर सकते। तो जी हमारी जो शर्त है, एक तो ये कि हमारा डीवी जो है वो कॉन्टिन्यूस होएगा। तो पैरामीट्रिक स्टैट लगती है जब हमारा डीवी स्कोर डेटा पे होता है, तभी सिर्फ पैरामीट्रिक स्टैट लग सकती है। अगर आपका डेटा कैटेगोरिकल डीवी आपका कैटेगोरिकल हो तो आप उसके ऊपर कोई पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते। आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते ही सिर्फ उस वक्त है जब आपका डीवी जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो जी हमने पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना है। पहली हमारी assumption है नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या होती है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यदि सेंटर के ऊपर ज्यादा वैल्यूज आ रही हो और एक्सट्रीम्स के ऊपर स्कोर्स कम हो, इसको आप चेक कर चुके हुए हैं, आपने स्क्यूनेस और कर्टोसिस चेक किया हुआ है। इसके अलावा आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को देख के भी अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या नॉर्मेलिटी की assumption फुलफिल होती है या नहीं होती है। सेकेंड चीज जिसके जरिए से जो जरूरी है इनोवा को कंडक्ट करने से पहले, वो ये कि तीनों ग्रुप्स में जब हमने वैल्यूज को लिया है तो वो सारी वैल्यूज इंडिपेंडेंट हो। मिसाल के तौर पे आपने यंग, मिडिल और ओल्ड एज लोग लिए,
तो आपको ये लोग अलग अलग जगहों से ही लेने चाहिए, अलग अलग फैमिली से लेने चाहिए। ये ना हो कि जिस घर का यंग अडल्ट है यानी कि छोटा बच्चा ले लिया, मिडिल एज में उसका बाप ले लिया और ओल्ड एज में उसके दादा अबू को ले लिया। ये इंडिपेंडेंस नहीं है। इंडिपेंडेंस इसके ऑपोजिट है कि आपका हर जो सैंपल है, सैंपल यानी कि हर जो इंडिविजुअल या केस है वो दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, अलग से जीता हो, अलग से एक जिंदगी गुजारा हो और उसका बाकियों के साथ कोई कनेक्शन ना बनता हो। सो सैंपल जो है वो इंडिपेंडेंट हो दूसरे लोगों से जो कि आपके सैंपल का हिस्सा है। और तीसरी assumption जो इसके लिए है वो सेम टी टेस्ट वाली है, वेरियस ऑफ इक्वालिटी। आपकी वेरियस जो है डीवी के अंदर वो इक्वल होनी चाहिए। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, 2 3 4 जितने भी ग्रुप्स हैं, उसमें जो स्प्रेड ऑफ डेटा है यानी कि वेरियंस जो है डीवी की वो सेम होगी। तो इसको कहते हैं इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड। जैसे टी टेस्ट में लेवनीज से टेस्ट की थी, इसमें भी लेवनीज टेस्ट से ही हम इसको टेस्ट करेंगे। जब लेवनीज की सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ जाएगी तो हम कहेंगे कि वेरिएंसेस इक्वल वेरिएंसेस आर अज्यूम्ड। और फॉर एग्जांपल आपकी लेवनीज की assumption फुलफिल नहीं होती तो यहाँ पर एनोवा में टी में तो अलग से टेस्ट नहीं था, उसी टेबल के अंदर नीचे वाली वैल्यूज दी हुई थी। एनोवा में अलग से सेपरेट टेबल आपको मिल जाएगा वेल्श का और ब्राउन फोर्स्टे का। जब आपकी लेवनीज की वैल्यू 0.05 से ज्यादा कम आ जाए, 0.05 से ज्यादा ना हो और 0.05 से कम हो, तो तब आपने ब्राउन फोर्स्टी या वेल्श टेस्ट रिपोर्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि आपकी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस वाली अजम्पशन वायलेट हो रही है, हम उसको फुलफिल नहीं कर रहे, इस वजह से ये प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा जी, जब मैंने नोवा वाली बात तो बता दी और फिर मैंने आपको कहा कि हर ग्रुप में जो हमारा सैंपल साइज है यानी यंग मिडल और एज लोग, जो एजेड लोग हैं वो हम कितने कितने ले रहे हैं वो डिटरमिन करेगा कि आप कौन सा वाला पोस्ट हॉक चूज करेंगे। पोस्ट हॉक एक लफ्ज नहीं है, ये इतना ही लंबी मेन्यू है, कितने सारे हैं। वो हम चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल साइज। अगर तो मेरे यंग अडल्ट भी नो हो और मिडिल एजेड लोग भी नो हो और ओल्ड एज के लोग भी नो ही हो तो मैं टकी की ऑप्शन चूज करूंगी। अगर मेरे यंग अडल्ट जो हैं वो 7 हो, मेरे जो मिडिल एज वाले हैं वो 9 हो और जो ओल्ड एज वाले हैं वो 8 हो, तो तकरीबन थोड़ा बहुत ही फर्क है, स्लाइट डिफरेंसेस हैं। इसलिए तब मैं गैब्रियल की ऑप्शन को चूज करूंगी। और अगर मेरे जो तीनों ग्रुप्स हैं इसका सैंपल साइज बहुत ज्यादा फर्क हो, एक में 2 हो, एक में 5 हो, एक में 9 हो, तो फिर मैं चूज करूंगी हॉशबर्ग्स जीटी स्क्वायर। तीनों की ऑप्शन मुझे मिल जाएगी, मैंने बस उसके ऊपर टिक करना है। टिक करते वक्त सोचना है कि मैंने कौन सा टिक करना है। बिल्कुल एक जैसे सैंपल साइज हो तो टकी, अगर थोड़ा बहुत फर्क हो तो गैब्रियल और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो तो फिर हॉशबर्ग्स चूज करना है। तरीका क्या है? एनालाइज पे जाते हैं, एनालाइज पे जाकर फिर हम क्लिक करते हैं कंपेयर मीन्स को। कंपेयर मीन्स को खुलता है तो सामने में से वन वे नोवा की ऑप्शन लेनी है। वन में नोवा की ऑप्शन क्लिक खुलेगी तो उसमें डीवी वाले बॉक्स में डीवी को डालना है, आईवी को फैक्टर में डालना है, क्लिक करना है ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस में से डिस्क्रिप्टिव होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस ब्राउन फोर्स थी वेल्श को आपने टिक करना है, कंटिन्यू करना है, फिर पोस्ट हॉक को क्लिक करना है और अप्रोप्रिएट पोस्ट हॉक वाली आपने ऑप्शन को क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। लेट्स सी कैसे करना है, एक बार फिर कर लेते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, गुड हो गया। एनालाइज में गए, एनालाइज में जाकर कंपेयर मीन्स में गए, कंपेयर मीन्स में जाके वन वे नोवा पे क्लिक किया। वन वे नोवा में हम इसको रीसेट पे डालते हैं। हमारे पास एक डीवी होना चाहिए जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस डीवी को हमने डीवी में डाला। एक फैक्टर है जिसकी 3 कैटेगरीज हैं, उसको मैंने आईवी वाले फैक्टर में डाल दिया। ऑप्शंस पे गई, ऑप्शंस में जाके डिस्क्रिप्टिव को क्लिक किया, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस को क्लिक किया। अगर मेरी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस अज्यूम ना हो यानी कि ये अजम्पशन वायलेट हो जाए, तब मुझे मजबूरी है कि मैंने ये नीचे वाले 2 रिपोर्ट करने हैं। या तो मैं दोबारा से इसको रन कर लूं या मैं पहली बार में इसको 7 क्लिक कर लूं, मेरी मर्जी है। तो मैं इसको 7 इसलिए क्लिक कर लेती हूँ कि 2 दफा क्या रन करना, एक ही दफा देख लेती हूँ और फिर मैं कंटिन्यू कर देती हूँ।
इधर से पोस्ट हॉक पे गई और गैब्रियल को मैंने चूज किया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे जो ये तीनों ग्रुप्स हैं इनमें स्लाइट डिफरेंसेस हैं सैंपल साइज के। कोई एक 7 है, कोई एक 8 है, कोई एक 9 है, तो मैंने गैब्रियल को चूज किया। कंटिन्यू किया। ईटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इस तरीके से नहीं आती। वन वे एनोवा को अगर मैं ऐसे कंडक्ट करती हूँ, वन वे एनोवा दो तरह से हो सकता है, सादा यही तरीका है, इसी से कर ले। और दूसरा जो हम करते हैं टू वे इनोवा, का बीटा की वैल्यू आ रही होती है, यहाँ पे वो नहीं ऑफर कर रहा। तो इसको भी अगर आपने रिपोर्ट करना है तो आप कैलकुलेटर लेके ना ऑनलाइन, उसके जरिए से आप इसकी वैल्यू को रिपोर्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली इसके अंदर अपने आप बाय डिफॉल्ट कोई ऑप्शन नहीं है जिसके जरिए से हम बीटा कैलकुलेट कर सके। ओके करूंगी। ओके किया तो आपके सामने एक आउटपुट खुलेगी, जो खुल रही है। चले, खुल गई। सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव्स देखना है, और मैंने देखना है कि मुझे ऑप्शन रिपोर्ट क्या क्या करना है। तो उसके लिए मेरे पास APS 7 है। APS 7 जैसे मुझे कहेगा मैंने बिल्कुल चीजों को वैसे रिपोर्ट कर देना है। ये एडिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये पिछले जो APS 6 था ना, मैंने उसी से तस्वीर लेके शेयर किया हुआ है। अदरवाइज ये जो पी वैल्यू है ना, इसको ईटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, बाकी सारा कुछ ऐसे ही देना है। इसकी सही वाली एग्जांपल APS 7 के हिसाब से ये लगी हुई है। यहाँ पे आपने 3 ग्रुप्स बनाने हैं, जैसे कि आप पिछली स्लाइड्स में देख सकते हैं कि 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो चूंकि इनोवा 2 ग्रुप्स पे भी लग जाता है, इसलिए उन्होंने ये वाली एग्जांपल कोट की हुई है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और आपने तीसरा ग्रुप भी डाल देना है। आपका ग्रुप 1 यंग अडल्ट, मिडिल एज अडल्ट और ओल्ड एज पार्टिसिपेंट्स आपके आ जाएंगे। यहाँ 3 कैटेगरीज बनेंगी, 6 कॉलम उनके बनेंगे। फिर एफ आएगा, एफ के आगे पहली जो डीएफ दी हुई है ये बिटवीन ग्रुप की है, दूसरी डीएफ जो दी हुई है वो विद इन ग्रुप की है, और आगे आपने ईटा स्क्वायर रिपोर्ट करना है। इधर मैयर्स में आपका आएगा, इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल पे जो मैंने आपको कराई है, इसमें ऑप्टिमिज्म जो है वो यहाँ आएगा, आपके तीनों ग्रुप्स यहाँ आएंगे, एफ वैल्यू आएगी और ईटा स्क्वायर आएगा। सो आप देखते हैं इधर से मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने तीनों ग्रुप्स की यहाँ से उठानी है, जो आपके पहले 6 कॉलम्स में आएगी। मीन्स की बेस पर आप डिसीजन करते हैं कि सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक कौन है। यहाँ पर देखें तो यंग अडल्ट जो हैं उनकी मीन 29.4 है, मिडल्स की 17.4 है, और जो ओल्ड एज है उनकी 23 है। इसको अपेरेंटली देख के मैं सोच सकती हूँ कि अगर मेरा पोस्ट हॉक कहता है इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं, तो मैं कहूंगी यंग आर मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, and then older adults are optimistic, and middle aged adults are less optimistic as compared to young adults and old adults। नीचे देखूं तो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस यानी इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड वाली assumption को चेक करना है। तो यहाँ पे देखें 0.58 यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट है ये वैल्यू, तो मैंने इनोवा ही रिपोर्ट करना है। तो मैं इनोवा के इस टेबल से देख के सिर्फ इनोवा की वैल्यू को रिपोर्ट करूंगी। ये 2 वैल्यू इसमें से रिपोर्ट करनी है, इधर से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की 6 वैल्यूज, और फिर ये मीन और सिग्निफिकेंस वैल्यू आपने रिपोर्ट करनी है। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस का अलग कॉलम नहीं है। आप जब एफ वैल्यू लिखेंगे इसके ऊपर स्टेरिक से इंडिकेट करेंगे कि ये कितना सिग्निफिकेंट है। अगर ये 0.05 से कम है तो बस एक स्टेरिक लगाएंगे, अगर ये 0.01 से छोटा है तो 2 स्टेरिक्स लगा दे, और अगर ये 0.001 से छोटा है तो 3 स्टेरिक्स लगा दीजिएगा। रेमशा की ऑप्शन तो आई थी कहीं, लेकिन अब नहीं आ रही आगे। ओके। सो ये अब आप कॉलम अपना दोबारा से टेबल चेक करें। तो आपने यहाँ तक कर लिया, मीन स्टैंड डेविएशन एफ की वैल्यू दी, एंड देन ईटा स्क्वायर की वैल्यू आपने दे दी। अब अभी तक जितना आपने लिखा है इसको आपने जब रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट करने के लिए ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ना, अ मेन इफेक्ट ऑफ एज, यहाँ ईयर इन स्कूल नहीं है, जो मैंने एग्जांपल आपको दी है उसमें आएगा अ मेन इफेक्ट ऑफ एज वाज फाउंड फॉर। जब आपका एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट आ जाए तो तब आपने ऐसे लिखना है मेन इफेक्ट ऑफ एज वाज फाउंड फॉर ऑप्टिमिज्म, और फिर उसके साथ आपने एफ की वैल्यू देनी है। एफ के साथ ये बिटवीन ग्रुप वाली और विद इन ग्रुप वाली
आपने इंडिकेट करनी है डीएफ, जो कि आपको मिल गई है, यहाँ मिल रही है आउटपुट में। यहाँ से आप देखिएगा अनोवा के टेबल में बिटवीन ग्रुप्स की डीएफ दी है और विद इन ग्रुप्स की। तो बिटवीन ग्रुप वाली 2 है और विद इन ग्रुप वाली 18 है। यहाँ पे मैंने लिखना है F2, 18 इज इक्वल टू 121.31, पी वैल्यू स्मॉलर देन 0.001। ये मैंने आपके इनोवा को रिपोर्ट कर दिया है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। जब हम इनोवा को रिपोर्ट कर देते हैं तो उसके बाद हमने फर्दर पेयर वाइज कंपैरिजन करना है। उस पेयर वाइज कंपैरिजन के लिए मेरे पास जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो मेरा पोस्ट हॉक गैब्रियल है। मैं नीचे आऊंगी, ढूंढूंगी कि कहाँ मेरा गैब्रियल दिया हुआ है। ये वो पोस्ट वेल्च और ब्राउन फोर्स थे। अगर मैं इनोवा रिपोर्ट ना करती, अगर मेरी लेबनीज की जम्पशन 0.05 से कम आती लेबनीज की वैल्यू, तब मुझे ये रिपोर्ट करना था। अभी मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है, या इनोवा रिपोर्ट कर सकते हैं तो या ये रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको इसलिए इग्नोर करूंगी और पेयर वाइज कंपैरिजन यानी नीचे आ जाऊंगी। पेयर वाइज कंपैरिजन में गैब्रियल वाली ऑप्शन ही मैंने बस चूज की थी। आप ये देखें पेयर पेयर बन के आए हैं। आप यू देख लें, यंग और मिडल और यंग ओल्ड के साथ देख लें, या आप यंग मिडल देख लें, मिडल यंग देख लें, ओल्ड यंग देख लें। जैसे भी आपने को जो पेयर बनाने हैं, 3 पेयर ही बनते हैं, यंग मिडल यंग ओल्ड और मिडल ओल्ड। तो आप 3 जो है ना वो चेक कर लें। तो देखें जी, ये बता रहा है, ये स्टेटिस्टिक है, यानी कि ये मीन डिफरेंस है, ये स्टैंडर्ड एरर है, और क्या ये सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस है। मीन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ से आपको पता लग रही है, ये रिपोर्ट हो सकती है। और सिग्निफिकेंस बाय द वे पोस्ट हॉक के लिए एपीए में अलग एक टेबल बना हुआ है पोस्ट हॉक का। अब APS 7 जो है अलग से एक टेबल की फॉर्म में इसको रिपोर्ट करना बताता है। आप वहां से इसको देख भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रही हूँ। ये फर्क आया है, यंग और मिडिल एज के जो लोग हैं इनमें मीन का डिफरेंस 12 का है, और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो मैं ये कहूंगी कि यंग और मिडिल एज के जो लोग हैं इनमें ऑप्टिमिज्म सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होती है। क्योंकि मुझे पता है कि यंग लोगों की मीन 29 है और मिडिल एज लोगों की मीन 17 है। तो मैं कहूंगी कि यंग एज के जो बच्चे हैं दे आर फार मोर ऑप्टिमिस्टिक एज कंपेयर टू मिडिल एज पीपल। उसके बाद यंग एज का कंपैरिजन ओल्ड एज के साथ किया था, और मुझे पता था कि उनका स्कोर 23 था, और जो बड़े बच्चे थे यंग एज वाले थे उनका स्कोर मीन का 29 था। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो 6 का है। ये डिफरेंस भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और इसकी इंटरप्रिटेशन मैं ऐसे करती हूँ कि जो यंग एज के बच्चे हैं दे आर फार मोर ऑप्टिमिस्टिक एज कंपेयर टू ओल्डर एडल्ट्स, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस लेवल 0.001 से छोटा है। अब ये छोटे बच्चों का तो कंपैरिजन हो गया, तो क्या मिडिल एज के और यंग एज के लोगों में भी कोई ओल्ड एज के साथ? और मैं देखती हूँ कि इनके दरमियान भी 5 से ज्यादा का फर्क है। मुझे लगता है मेरी आवाज शायद ब्रेक हो रही होगी। वेल, मिडिल एज का जब मैंने ओल्ड एज के साथ कंपैरिजन देखा तो इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.001 से छोटी है। तो मैं कहती हूँ कि मिडिल एज के लोग जो है दे आर लेस ऑप्टिमिस्टिक एज कंपेयर टू ओल्ड पीपल, और वो भी इनका मीन डिफरेंस भी 5 का है। सो ये इंटरप्रिटेशन करनी है। सो फार इतना तो आप समझ लें, इतना अंडरस्टैंड कर लें। फिर मैं आपको रिपीटेड मेयर्स नोवा